गुड इवनिंग। आज आप लोगों को नया बोर्ड दिख रहा होगा। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर बड़े मुश्किल से मिला है। एनीवे, वो बात छोड़ो। मैं आज जो नया चैप्टर आपका शुरू कर रहा हूँ वो कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पर भी है, और एक और उसके पीछे कारण है। और वो कारण ये है कि दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर 8th and 9th स्टैंडर्ड्स बोथ। मेरी मेहनत कम हो जाती है ना उसमें, और 8th वालों का भी फायदा हो जाता है। तो 8th और 9th दोनों के लिए ये कॉमन है, एंड इट इज क्वाड्रिलैटरल्स। We'll be talking about quadrilaterals today. Geometry, रीजन भी 9th क्लास में, शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 9th क्लास के मैथमेटिक्स में 70% होती है ज्योमेट्री और 30% होता है ये अलजेब्रा वगैरह, बाकी सब कुछ मिलाकर। तो ये जो ज्योमेट्री है, this geometry which is taught in 9th standard is known as Euclidean geometry. Euclid नाम के mathematician थे. He had given this about, let's say, more than 2000 years back. तो इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा जाता है। और ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरम्स को प्रूव करना। अनफॉर्चुनेटली आजकल, पहले तो बहुत अच्छा होता था, 2002, 2003, 2004 इन सालों में ये जो प्रूव करने का जो तरीका होता था वो 7th स्टैंडर्ड से ही सिखा दिया जाता था। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों का कोर्स डाइल्यूट हुआ है, तो स्कूल में इसका बम फूटता है सीधे 9th स्टैंडर्ड में। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 8th वाले भी थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करें, तो इनको जब ये 9th में पहुँचेंगे तो इनको तकलीफ नहीं होगी। 9th वालों को तो खैर आएगी, हर व्यक्ति कर नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी तरह से कि आप लोगों को समझा सकूँ कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है। एक बात ध्यान रहे, आप लोगों को लगेगा ये क्या प्रूव करवा रहे हैं, ये ज़बरदस्ती में इतनी हमारी क्यों करवाते हैं, इतना लिखवाते क्यों हैं। एक बात का ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ मैथमेटिक्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है, ये आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग सिखा देती है, जो आप लोगों को 11th और 12th में काम आएगी। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से थ्योरम्स प्रूव करने के एक पर्टिकुलर तरीका होता है। सबसे पहली चीज आप लोगों को समझना है वो है एक्सियम्स। एक्सियम वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो बिना प्रूव किए दे आर अज्यूम टू बी ट्रू। अज्यूम टू बी ट्रू। तो ये एक्सियम्स होते हैं जिनको आप कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, हो गया एक्सियम, हो गया एक्सियम। अब इसको प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियम्स। फिर अगली चीज़ होती है जो कि आप यूज़ करते हो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, दैट इज ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 7th में प्रूव किया होगा वो 2 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स वगैरह जो पढ़ा है आप लोगों ने 7th में।
कि द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पढ़ा है आपने 7th में, उसको कुछ स्कूलों में प्रूव कराया होगा, कुछ स्कूलों में नहीं कराया, लेकिन ये ऑलरेडी अपने पास प्रूवन रिजल्ट्स है। या फिर और दूसरे वाले जो अपन ने पढ़े हैं 7th में कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने को ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं। तो करते क्या है, पहले लिखते हैं आपका स्टेटमेंट आपको दिया गया कि प्रूव सच एंड सच थिंग। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले गिवन देखेंगे और पहले आप फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप पहले गिवन लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे व्हाट इज टू बी प्रूवन, टू प्रूव। उसके बाद फिर जो आपने डायग्राम बनाई, अगर आप अपनी तरफ से उसमें कोई एडिशन करते हो तो तीसरा स्टेप रहेगी कंस्ट्रक्शन इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो तीसरी स्टेप है कंस्ट्रक्शन इफ एनी और चौथा है प्रूफ। तो प्रूफ में आप लोग गिवन जो है उससे स्टार्ट करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और जब आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपने अगर वो गिवन वाले स्टेटमेंट में कोई चेंज किया है तो उसी के बगल में ब्रैकेट में आपको जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने क्या किया और क्यों किया, व्हाट इज। और वो जो जस्टिफिकेशन है वो तो या एक्सियम्स के थ्रू हो जाता है या फिर ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट्स के सहारे हो जाता है, या फिर एक चीज जो कई लोगों में नहीं होती है, एंड दैट इज कॉमन सेंस। ठीक है, उससे किया जाता है। और इस ढंग से जाते 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 जो अपने को टू प्रूव करना है वहां तक अपन पहुंच जाते हैं। ठीक है, सीधे पहुंच जाते हैं और फिर खत्म हो गया काम, आपका थ्योरम पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये तरीका जो है, इस तरीके को पकड़ो। और एक बात और ध्यान रखना, कभी लाइफ में ये अज्यूम नहीं करना कि आपका टेस्ट पेपर जो चेक कर रहा है उसको सब कुछ आता है, ये समझ के चलो उसको कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप ढोल ढक्कन है वो पूरी तरह से। तो उसको समझाना है, तो समझाना है तो आपको एग्जॉस्टिवली लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसलिए प्रेजेंटेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ इसी में नहीं, हर चीज़ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आपको प्रेजेंटेशन ज़रूरी काम आएगा, बाकी सब तो ठीक है चलते रहता है। एनीवे, तो इस ढंग से आप किसी भी थ्योरम को एक्सियम्स, ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट्स वगैरह सब यूज़ करके और आपकी कॉमन सेंस भी यूज़ करके आप उसको प्रूव कर सकते हो। एनीवे, अब उसको छोड़ें अपन, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो यूक्लिड की ज्योमेट्री जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब बेसिक ज्योमेट्री जो है वही 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ओके, पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस एंटिटी। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हो। और शायद मैंने ये आप लोगों को जब नंबर लाइन के बारे में बात की थी उस समय ये चर्चा अपनी हो चुकी है, इसलिए फालतू में फुटेज नहीं खाऊंगा और आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral is a four-sided closed figure in a plane. Four-sided closed figure in the plane. मतलब अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, this is a quadrilateral. अब
क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, हेप्टागन, जितने भी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, इनको सबको अपन एक जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं, एंड दैट जनरल कैटेगरी इज पॉलीगॉन. A triangle is a polygon with 3 sides. A quadrilateral is also a polygon with 4 sides. Pentagon is a polygon with 5 sides, and so on, so on, so on. Okay? And so on. Okay? ठीक है. पॉलीगॉन्स दो तरीके के होते हैं. पॉलीगॉन्स दो तरीके के होते हैं. एक को कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और दूसरे को कहते हैं नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अभी क्वाड्रिलेटरल की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अपन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर. व्हाट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? A convex quadrilateral is a quadrilateral in which if one side is of the quadrilateral, any side, if one side of a quadrilateral is extended as a line, the remaining vertices will lie in the same half plane. सेम हाफ प्लेन. देखो हाफ प्लेन के बारे में चर्चा करते हैं अपन. अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब ये लाइन में दोनों तरफ एरो हैं, इसका मतलब जैसे जैसे प्लेन बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ये लाइन बड़ी 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 होती जाएगी. ठीक है. तो लाइन के इस साइड दिस लाइन इज डिवाइडेड दिस प्लेन, पार्ट ऑफ ए प्लेन मतलब सिर्फ बोर्ड नहीं, एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी. So this line has divided this plane of which this board surface of the board is a part into two half planes. ठीक है. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या? देखो ये मेरा ABCD क्वाड्रिलेटरल. ओके. मैं AB को एक्सटेंड कर रहा हूँ दोनों तरफ. अब ये जो लाइन है ये इस प्लेन को दो हाफ प्लेन में कन्वर्ट वो कर रही है. ध्यान से देखो, पॉइंट डी और पॉइंट सी दोनों सेम हाफ प्लेन में, या फिर चलो ये लाइन को छोड़ो, हटाओ इसको यार, इससे अपने को कोई मतलब नहीं. अगर मैं ये लाइन को एक्सटेंड करूं तो नाउ दिस लाइन इज आल्सो डिवाइडिंग दिस प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, एंड A and D both are in the same. तो such type of polygon या such type of quadrilateral is known as convex quadrilateral. ओके. अब दूसरा केस देखते हैं. देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. A B C और ये मेरा पॉइंट D. ओके. दिस इज ऑल्सो 4 साइडेड क्लोज फिगर सब है. ठीक है. लेकिन अब इधर ध्यान दो, BC को एक्सटेंड करोगे, D और A सेम हाफ प्लेन में एग्रीड. AB को एक्सटेंड करोगे C और D सेम हाफ प्लेन कबूल है. लेकिन अगर आप AD को एक्सटेंड करोगे, पॉइंट C एक हाफ प्लेन में, पॉइंट B दूसरे हाफ प्लेन में, क्या ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, इसको कहते हैं नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके. क्लियर? समझ में आ गया? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से ही अपना पाला कुछ ज़्यादा पड़ता है, इसलिए अपन सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विल स्टिक टू कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ओनली. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वाड्रिलेटरल्स. ओके. क्वाड्रिलेटरल्स कई तरीके के होते हैं.
स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं और उसके साथ साथ सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी होता है। अब सबसे बड़ी बात, अपन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस से अगर क्वाड्रिलेटरल्स को कंपेयर करें तो थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो वर्षों पहले 65-70 हज़ार साल पहले जो बनमानुष आया था सबसे पहले, जिससे इंसान बना, आप लोगों ने फोटो देखे होंगे। एक हाथ कहीं जा रहा है, एक हाथ कहीं जा रहा है, एक पैर कहीं जा रहा है, दूसरा पैर कहीं जा रहा है इंसान, लेकिन उसके हाथ पैरों के बीच में कोई तालमेल नहीं। तो जो बाबा आदम क्वाड्रिलेटरल जो था, उसके साइड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ये अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बाबा आदम बनमानुस वाला क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स में कोई कनेक्शन नहीं, जिसकी एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, बनमानुस क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा, वो एक चीज़ थी जो कि इसको, जैसे कि इंसान को जानवर से सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई तो चीज़ होती है ना, उसी तरीके से इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी कि ये बाकी के फिगर्स से अलग था। और वो था, अब एक नहीं दो और पहले बता चुका हूँ कि क्लोज 4-साइडेड फिगर हैविंग 4 वर्टाइसेस, लेकिन उसके साथ एक रिलेशन ऐसा था जो कि इसके ऊपर लागू था, एंड दैट वाज द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये फिक्स इस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये प्रूव किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो चलो बहुत सिंपल चीज़ से शुरू करता हूँ, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में कोई मुआलता नहीं रहे। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, स्टेटमेंट है सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो लेट अस से दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो गिवन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, बस, और कोई गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC, जॉइन AC। अब BD भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने AC ज्वाइन किया, जॉइन AC। तो ये मेरा एंगल 1 2 3 4, ओके, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, ओके। उसके बाद फिर प्रूफ। तो अब देखकर ही समझ में आता है कि ये जो नीली लाइन है, इसने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। और अभी जब शुरुआत में मैंने बोला था कि ये 7th में प्रूव हो गया होगा आपका कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इसमें अपन उसी को यूज करेंगे, ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट, एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन। तो प्रूफ में सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या करना है आपको? यहाँ पर जस्टिफिकेशन लिखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, या फिर पूरा स्टेटमेंट लिखो कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। फिर अगेन इन इसको 1 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो। फिर इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ABC, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B is equal to 180 degree. Again the same reason, number 2. लॉजिकली करना है और ये सबसे सिंपल है। इसमें तुम लोगों को लगेगा अरे क्या पढ़ा रहे सर जबरदस्ती, ये तो सब हम लोग कर चुके 7th में कर चुके, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को रिवाइज करवा देना, जिससे कि आगे जाकर कहीं ना कहीं आपकी दिमाग की ट्यूबलाइट जो है वो फ्लिकर नहीं करे और इमीडिएटली जलना चालू हो जाए। फिर लिखेंगे 1 + 2 implies एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। अब 1 + 2 क्या है? एंगल A प्लस 3 + 4 क्या है? एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। हैज प्रूव्ड। तो इस ढंग से आपने प्रूव कर दिया। अब एक काम और करते हैं, मैं क्वाड्रिलेटरल का ज्योमेट्री पार्ट के साथ साथ आप लोगों को मेंसुरेशन पार्ट भी करवा देता हूं। तो एक स्ट्रोक में 2 चैप्टर्स आपके एक साथ हो जाएंगे। कौन कौन से? ज्योमेट्री पार्ट प्लस मेंसुरेशन पार्ट। ओके, तो अब अपन मेंसुरेशन पार्ट पर आते हैं। तो मेंसुरेशन पार्ट पर अगर आप देखें तो मेंसुरेशन में ये 8th वालों के लिए बता रहा हूँ ज़्यादा मेनली। ओके, मेंसुरेशन में एक बात सबसे पहली कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल ऑफ गिवन डायमेंशंस अगर ड्रॉ करना हो तो टोटल इसके जो 8 पार्ट्स हैं उन 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स आपको मालूम रहना चाहिए मिनिमम, तब कहीं जाकर आप कोई क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का मेंसुरेशन पार्ट, मेंसुरेशन मतलब क्या? एरिया के अलावा कुछ नहीं। ओके, एरिया, कहीं कहीं पेरीमीटर की भी जरूरत पड़ती है, और क्या है? एरिया पेरीमीटर एरिया। ओके, तो आपको इसमें 2 चीजें दी हुई रह सकती हैं। पहली, आपको चारों साइड दिए रहे हैं, और साथ में, या उसके बारे में बाद में बात करें। पहला जो है कि आपको डायगोनल दी हुई है। अगर एरिया आपको निकालना है तो आपको डायगोनल दी हुई है और डायगोनल के ऊपर ऑफसेट्स दिए हुए हैं। ऑफसेट्स का मतलब क्या है? दे आर द एल्टीट्यूड्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स, उसको ऑफसेट्स बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से निकाल लिया, ये वाले ट्राइंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से निकाल लिया, दोनों एरियाज को ज्वाइन कर दिया, आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। हाफ इंटू AC इंटू DN, area of this quadrilateral is equal to half into AC into DN plus half into AC into BN. Factorize, half common, AC common, bracket में DM plus BN will give you the area of the quadrilateral. दूसरे तरीके का क्वेश्चन 9th वालों को आ सकता है, 8th वालों को नहीं, तो वो मैं इसीलिए बाद में बता रहा हूँ कि अगर आपको चारों साइड दिए हुए हैं और कोई भी एक डायगोनल दी हुई है, कोई भी एक
डायगोनल भी, मतलब 5 पार्ट दिए हुए और आपको क्या बोला है, एरिया निकालो। क्या करोगे? 9th वाले आप लोग इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज करो। हेरोन्स फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S, which is known as semi-perimeter, into S minus A into S minus B into S minus C। दोनों ट्रायंगल के अलग अलग निकालो। A B C क्या है? साइड्स, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, C। ओके, इससे S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, आप इससे क्या निकाल लोगे? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ए बी सी आर साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ए बी सी, मतलब और कुछ रख लो या ए बी सी रख लो, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और सेमी पेरीमीटर से उसको करके स्क्वायर रूट निकाल कर और उससे आप अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये 2 ही तरीके आप लोगों को अभी सिखाए गए हैं जिससे कि आप एक सिंपल बनमानुस क्वाड्रिलेटरल जो है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप लोग निकाल सको। और उनमें से भी 8th के लिए ऑफसेट्स वाला मुफीद है और 9th के लिए दोनों। बाकी कोई फर्क नहीं, 8th में भी ये पढ़ाया जाता है, 9th में भी पढ़ाया जाता है, इसलिए दोनों चीज़ें आपने को पता है। फिर हजारों साल बीत गए या सैकड़ों साल बीत गए और इंसान का जो बदमानुस वाला रूप था कि जिनमें हाथ कहीं जा रहे, पैर कहीं जा रहे, कुछ भी हो रहा है लेकिन फिर भी इंसान है, बेसिक चीज़, फिर भी 360 डिग्री एंगल सम है, फिर भी इंसान है, उस ढंग का आपका ये जो है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे चेंजेस आते गए इंसान में चेंजेस आते गए और आते आते उसी ढंग से क्वाड्रिलेटरल का भी एक नया परिष्कृत रूप निकला। और वो क्या था? तो वी कम टू ट्रेपेजियम। दोनों हाथ सीधे हो गए, पैर अभी भी टेढ़े ही, तो व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, इसका मतलब ABCD इज अ ट्रेपेजियम with AB parallel to CD। अब इसकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो भैया वो जो प्रॉपर्टी है जो कि क्वाड्रिलेटरल में, सिंपल क्वाड्रिलेटरल में थी, वो तो इस हर एक क्वाड्रिलेटरल में रहेगी, कोई भी देख लो। तो सम ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D एंगल क्या हुआ? 360 डिग्री। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपने 7th में पढ़ा था, 2 लाइन्स पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलते हो? को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस एंगल plus this angle is also equal to 180 degree because two lines parallel transversal। एक कोई इंटीरियर एंगल्स हुए या नहीं, और अगर हुए तो इनका सम क्या रहेगा? 180 डिग्री। इज इट क्लियर? अब
और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें। एक तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। फिर ये को इंटीरियर एंगल्स वाला पार्ट। इसके बाद तीसरी चीज, अगर आप दोनों डायगोनल्स बनाते हो इंटरसेक्टिंग इन O, then AO upon CO is equal to BO upon DO. मतलब the diagonals intersect each other proportionally. AO upon CO equal to BO upon DO. तो आज बस इतना ही। इसको आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।